हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान के इतिहास के ऐतिहासिक साधन यानी कि इतिहास के स्रोत, राजस्थान के इतिहास के स्रोत। ओके, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इतिहास इतिहास शब्द किससे मिलकर बना हुआ है। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति, है और आस। जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा ही, है का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है था, यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? निश्चित रूप से ऐसा ही था। जो इतिहास है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है अथर्ववेद से। इतिहास शब्द संस्कृत शब्द है जिसका उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम कहाँ से? अथर्ववेद। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति, है और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, है का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब है था, यानी कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। और जो हिस्ट्री शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो हिस्ट्री शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? हिस्ट्री शब्द की। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध या फिर गवेषणा से प्राप्त ज्ञान। ओके, अंग्रेजी भाषा का शब्द जो हिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध या फिर गवेषणा से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसके द्वारा? हेरोडोट्स के द्वारा। हेरोडोट्स के द्वारा हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, इसलिए हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का जनक। ये एक ग्रीक इतिहासकार है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो इतिहास है उसे जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, या तो पुरातात्विक स्रोत होंगे या फिर साहित्यिक स्रोत होंगे। इतिहास को जानने के लिए चाहे राजस्थान का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, उसको जानने के लिए हमारे पास या तो पुरातात्विक स्रोत होंगे या फिर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत हो सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ओके, अब हम देखते हैं जो इतिहास है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। जो इतिहास है, इतिहास को हम 3 पार्टों में बांटते हैं। इतिहास इतिहास को हम 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है पूर्व या फिर प्राक इतिहास, पूर्व या प्राक इतिहास जिसे हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, पूर्व या प्राक इतिहास। दूसरा है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो पूर्व ऐतिहासिक काल है या प्रागैतिहासिक काल है या प्राक ऐतिहासिक काल है, उसमें क्या था? पूर्व इतिहास काल में जो मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी, लिपि की जानकारी नहीं थी, मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब है मानव ने लिखना प्रारंभ नहीं किया था, और अगर मानव ने लिखना प्रारंभ नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि इस समय के हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते अर्थात जो हमें प्राग इतिहास काल है या पूर्व ऐतिहासिक काल है, उसके लिए उसे जानने के लिए हमारे पास जो सोर्स बचते हैं वो है केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य।
प्री हिस्ट्री में क्या होता है, लिपि की जानकारी नहीं थी। अगर लिपि की जानकारी नहीं है तो मानव ने लिखना प्रारंभ नहीं किया था। लिखना प्रारंभ नहीं किया यानी कि हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें इस काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल किस में आते हैं ये, प्री हिस्ट्री या पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है जिसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, इस समय इंसान को लिपि की जानकारी हो चुकी थी। इंसान को लिपि की जानकारी थी। इंसान को लिपि की जानकारी है, इसका मतलब है इंसान ने लिखना प्रारंभ कर दिया था। इंसान ने लिखना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब है हमें जो आदि ऐतिहासिक काल के जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन इस समय जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो अभिलेख जो भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात इस समय की जानकारी के लिए भी हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या था, लिपि की जानकारी नहीं थी, इसलिए मानव ने लिखा नहीं, और लिखा नहीं तो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, लिपि की जानकारी थी मानव को, मानव ने लिखना प्रारंभ किया है, यानी कि मानव ने लिखा भी है और हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए। इस कारण इस काल के इतिहास को जानने के लिए भी हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में क्या है, ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि की जानकारी है, ओके। इसके अलावा मानव ने लिखा भी है, और मानव के द्वारा जो लिखा हुआ है उसे पढ़ा भी गया है, ओके। तो इस समय की जानकारी के लिए हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य है और इसके अलावा जो साहित्यिक साक्ष्य है, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें ऐतिहासिक काल में। जो आद्य ऐतिहासिक काल है यानी कि जो प्रोटो हिस्ट्री है, उसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि जो महाजनपद काल और उसके बाद का जो इतिहास है वो है ऐतिहासिक काल। तो ये तो है इतिहास का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो राजस्थान का इतिहास है उसके स्रोत, राजस्थान के इतिहास के स्रोत। अब स्रोत 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो पुरातात्विक होंगे और या फिर साहित्यिक। और जो पुरातात्विक इतिहास है, जो पुरातात्विक स्रोत है, उनमें क्या क्या हो सकता है, उन जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें या तो अभिलेख हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, इसके अलावा मुद्राएं भी जो पुरातात्विक स्रोतों में आती है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत। अब हम देखते हैं जो राजस्थान का इतिहास है उसके स्रोत। जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत में क्या है, जो राजस्थान का इतिहास है उसमें जो प्राचीन राजस्थान है, यानी कि जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास है उसे जानने की हमें स्रोत कम प्राप्त हुए। प्राचीन राजस्थान को जानने के स्रोत हमें मतलब कम प्राप्त हुए। लेकिन जो मध्यकालीन राजस्थान है, मध्यकालीन या पूर्व मध्यकालीन राजस्थान है, उसको जानने के हमें काफ़ी सोर्स प्राप्त हुए हैं, ओके। लेकिन जो मध्यकालीन राजस्थान के जो काफ़ी सोर्स प्राप्त हुए हैं वो भी बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त हुए हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों जिनमें कर्नल जेम्स टॉड, कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर हीरा शंकर गौरीचंद ओझा आदि जो इतिहासकार है, उन्होंने जो राजस्थान का इतिहास है उसे संकलित करने का प्रयास किया है और क्रमबद्ध रूप से जमाने का प्रयास किया है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोत। जहाँ प्राचीन राजस्थान के निर्माण के साधन अत्यंत न्यून है,
वहाँ पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की जानकारी की सामग्री प्रचुर मात्रा में है। यानी कि जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास है उसे जानने के हमारे पास कम स्रोत है, लेकिन जो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान है उसकी जानकारी की सामग्री हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जो मध्यकालीन राजस्थान है, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान है, इसके संबंध में कठिनता यह है कि समृद्ध सामग्री चारों ओर बिखरी हुई पड़ी है, जिससे उसको संग्रहित कर घटनाओं का तिथि परक उचित अंकन करना साधारणतः साध्य नहीं है। परंतु प्रसन्नता का विषय यह है कि कर्नल जेम्स टॉड, कविराज श्यामल दास, महामहोपाध्याय डॉक्टर हीराचंद, गौरीशंकर ओझा आदि मेधावियों ने अपने ढंग से इतिहास की सामग्रियों का ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण और विकास में काफी प्रयोग किया है। फिर भी राजस्थान के इतिहास के अनुशीलन में वैज्ञानिक रूप से साधनों के संग्रह की आवश्यकता है, जिसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। और दो भाग कौन कौन से हैं? पुरातत्व संबंधी स्रोत, और दूसरा है इतिहास परक या फिर साहित्यिक स्रोत। ओके, जिनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? पुरातत्व संबंधी, और दूसरा है इतिहास परक साहित्य। ओके, अब हम देखते हैं पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व संबंधी पुरातत्व संबंधी सामग्री सबसे अधिक विश्वस्त है, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बजाय जो पुरातत्व संबंधी जो सामग्री है वो अधिक विश्वस्त होती है। मूक होते हुए भी इनमें ऐसे अच्छे ऐतिहासिक तत्व निहित है जो प्रमाणिक है। इनकी विवेचना स्मारक संबंधी, अभिलेख संबंधी, मुद्रा संबंधी शीर्षकों में की जा सकती है। यानी कि पुरातत्व सामग्री में कौन कौन से जो शामिल है? स्मारक, अभिलेख और मुद्रा। सबसे पहले हम देखते हैं स्मारक संबंधी। स्मारक संबंधी प्रमाणों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मूर्तियां तथा अन्य प्राचीनता द्योतक कृतियां आती है। इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार के प्रमाणों के राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनमें समाज की धार्मिक स्थिति और शिल्प शैली पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। हर्ष माता मंदिर आम्बानेरी, देव सोमनाथ का मंदिर सोम नदी के तट पर है। और नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर, नागदा उदयपुर में है। देलवाड़ा का मंदिर आबू में है। पुष्कर और चित्तौड़ का सूर्य मंदिर है। समिधेश्वर मंदिर है चित्तौड़ में। किराड़ू और ओसिया के मंदिर है। इसके अलावा इनमें उत्कीर्ण अनंत मूर्तियां अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास और कला के गौरव का सम्यक चित्रण करती है। कहीं कहीं मूर्तियों आदि पर प्राय अभिलेख खुदे पाए जाते हैं। अभिलेख खुदे पाए जाते हैं जिनमें इतिहास संबंधी तिथियों, घटनाओं और व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह कई प्राचीन नगरों के भग्नावशेषों, जिनमें अर्थूणा, आम्बेर, नागदा, कल्याणपुर, जावर, वशी, चित्तमेड़ता, मंडोर, भीनमाल आदि प्रमुख है तथा वे काल विशेष की वास्तु, नगर निर्माण, शिल्प शैलियों के साथ ही है। पुरानी इमारतों की प्राचीरों, भित्तियों की पाषाण पट्टियों और मकानों के खंडरों में भी सामाजिक स्थिति का अच्छा बोध होता है। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ से जैन धर्म की 11वीं शताब्दी में बढ़ती हुई प्रगति का बोध होता है। मंडौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और आबू के पुराने भग्नावशेषों का सैनिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा है? स्मारक संबंधी जो जो मतलब पुरातात्विक साक्ष्य। तो जो स्मारक संबंधी पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इमारतें और मूर्तियाँ। और जो इमारतें और जो मूर्तियाँ है ये समाज की धार्मिक स्थिति और शिल्प शैली पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। जो इस समय की जो मूर्तियाँ होती है वो अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास और कला के गौरव का सम्यक चित्रण करती है। और कहीं कहीं जो मूर्तियाँ होती है उन पर क्या होता है? अभिलेख खुदे पाए जाते हैं जिनसे इतिहास संबंधी तिथियों, घटनाओं और व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके अलावा जो पुरानी इमारतें होती है वे काल विशेष की वास्तु, नगर निर्माण और शिल्प शैलियों के साथ ही है, यानी कि हमें इनसे इनका पता लगता है। इसके अलावा हमें जो भग्नावशेष है, पुराने जो भग्नावशेष है उनसे सैनिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व का भी पता लगता है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा है स्मारक संबंधी जो पुरातात्विक साक्ष्यों में भी क्या देखा है? स्मारक संबंधी। दूसरा है हमारा अभिलेख संबंधी। अब देखो अभिलेख एक बड़ी टर्म है। अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या हो सकती है? जैसे अभिलेख
अभिलेख एक बिग टर्म है। इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं, अगर अभिलेख स्तंभ पर लिखा हुआ है, अगर अभिलेख स्तंभ पर लिखा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं स्तंभ लेख। अगर अभिलेख शिला पर लिखा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, शिलालेख। अगर अभिलेख किस पर लिखा है, मूर्ति पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मूर्ति लेख। और अगर स्तंभ जो गुफा में लिखा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे क्या, गुहा लेख। गुफा में लिखा हुआ है तो गुहा लेख बोलेंगे, स्तंभों पर लिखा है तो स्तंभ लेख बोलेंगे, शिला पर लिखा हुआ है तो शिला लेख बोलेंगे, तांबे की पट्टी पर लिखा हुआ है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ताम्रलेख। तो अभिलेख, अभिलेख एक बड़ा टर्म है और उसके अंतर्गत छोटे छोटे पाठ किए जा सकते हैं। जैसे अभिलेख संबंधी प्रमाण भी पुरातत्व के अंतर्गत है, जो पाषाण की पट्टियों, इसके अलावा स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मूर्तियों एवं प्रतिमाओं पर, और अगर मूर्तियों पर लिखी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मूर्ति लेख। ओके, जो पट्टियों पर लिखे हो सकते हैं, स्तंभों पर लिखे हो सकते हैं, शिलाओं पर लिखे हो सकते हैं, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, मूर्तियों पर एवं प्रतिमाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। इनमें संस्कृत और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। राजस्थान में जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें अधिकांशतः संस्कृत और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। इनमें से कई तो साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्व के हैं। वे गद्य और पद्य में, यानी कि या तो गद्य में लिखे हुए हैं या फिर पद्य में। ओके, अभिलेख अधिक संस्कृत और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। इनमें से कई तो साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्व के हैं। वे गद्य और पद्य में है। अभिलेख अधिकतर महाजनी लिपि या हर्षकालीन लिपि में खोदी गई है। राजस्थान में जो अभिलेख लिखे गए हैं वो महाजनी लिपि अथवा हर्षकालीन लिपि में खोदे गए हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे दान या विजय के स्मारक है अथवा प्रशस्ति या मृत्यु घटना के द्योतक है। यानी कि अभिलेख कब कब लिखे जा सकते थे, या तो दान देने के समय, या फिर यदि कोई राजा विजय हुआ है, किसी पर विजय प्राप्त की है उसके उपलक्ष्य में, अथवा किसी शासक की प्रशस्ति हो सकती है, या फिर जो मृत्यु घटना है उस समय पर भी अभिलेख लिखे जाते थे। तिथियां स्थापित करने एवं ऐतिहासिक घटनाओं तथा साहित्यिक स्थिति को समझने में इनकी सहायता असामान्य है, यानी कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मानमोरी का विक्रम संवत 770 यानी कि 713 ईस्वी, जो विक्रम संवत है उसका प्रारंभ कब हुआ है, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है 57 BC, यानी कि 57 ईसा पूर्व किसका प्रारंभ, क्या प्रारंभ हुआ है, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत, अगर हमें जो ईसवी सन है, ईसवी सन से विक्रम संवत निकालना होगा तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें 57 प्लस करना पड़ता है। विक्रम ईसवी सन से विक्रम संवत निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 57 प्लस। और अगर हमें ईसवी सन से शक संवत निकालना है, ईसवी सन से शक संवत निकालना है तो क्या करना होगा, 78 ईस्वी को माइनस करना होगा। ओके, शक संवत हमेशा जो ईसवी सन है उससे कम होगा, जबकि विक्रम संवत हमेशा ईसवी सन से ज्यादा होगा। ओके, तो मानमोरी का जो अभिलेख है वो 770 विक्रम संवत यानी कि 713 ईस्वी का लेख चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति मौर्य वंश पर प्रकाश डालता है, जबकि विक्रम संवत 982 यानी कि 925 ईस्वी में, ईस्वी के दुर्ग राज के लेख में पुष्कर के तीर्थ स्थान का वर्णन मिलता है। प्रतापगढ़ के विक्रम संवत 1003 यानी कि 946 ईस्वी के लेख से कृषि, समाज तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। विक्रम संवत 1010, इसका मतलब है 1010 से कितनी करने पड़ेंगे, -57। ओके, 953 ईस्वी के सांडेश्वर अभिलेख से बराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। इसी तरह बीसलदेव चतुर्थ का बनवाया हुआ हरिकेली नाटक, तो हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, बीसलदेव चतुर्थ या फिर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर द्वारा रचित है ललित विग्रह नाटक, जो शिलाओं पर खुदे हुए है, चौहानों के इतिहास के प्रमुख साधन है। जबकि सांभर के उमर शाह नामक कुएं से मिला हुआ सोलंकियों का एक लेख, जो मूलराज की राज्य प्राप्ति का समय विक्रम संवत 998 स्थिर करता है। इस लेख में शाकंभरी का भी उल्लेख है। इसके अलावा जो बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा नामक ग्राम से हमें प्राप्त हुआ है, जो तलवाड़ा नामक ग्राम के निकट मंदिर की
गदाधर की मूर्ति पर सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख है। संभवतः यह मूर्ति गुजरात से लाई गई हो या जयसिंह का संबंध इस प्रांत से रहा हो। विक्रम संवत 1207 यानी कि 1150 ईस्वी का कुमारपाल का समिधेश्वर का लेख चालुक्यों की विजय का द्योतक है और उसकी शिव भक्ति का समर्थक है। विक्रम संवत 1209 यानी कि 1152 ईस्वी का अल्हण देव का किराणु का लेख बड़ा रोचक है, जिसमें उसके राज्य की सभी जातियों का प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी तिथियों को जीव हत्या करने को रोका गया और बताया गया कि जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे 5 द्रम का दंड भोगना होगा। द्रम यहाँ की उस समय की तत्कालीन समय की मुद्रा थी। विक्रम संवत 1218 यानी कि 1161 ईस्वी के कुमारपाल के लेख में आबू के परमाणु की वंशावली प्रस्तुत की गई है। विक्रम संवत 1265 यानी कि 1208 ईस्वी की सोलंकी भीमदेव का शिलालेख आबू के शिव मंदिर के स्तंभ निर्माण और जीर्णोद्धार का वर्णन करता है। बिजोलिया का विक्रम संवत 1226 यानी कि 1169 ईस्वी का लेख चौहानों के वंश का परिचायक है। बिजोलिया का लेख कब का है? 1169 ईस्वी का। चौहानों के वंश का परिचायक है और उस समय की कृषि, धर्म तथा शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। विक्रम संवत 1330 यानी कि 1273 ईस्वी के बीठू अभिलेख से राठौड़ सिंहा की मृत्यु तिथि निर्धारित होती है। विक्रम संवत 1331 यानी कि 1274 ईस्वी में के रसिया की छतरी तथा अचलेश्वर के विक्रम संवत 1342 यानी कि 1285 ईस्वी के लेखों से उस समय की धार्मिक स्थिति, शिक्षा की उन्नति, यज्ञ, दान, तप, छुआछूत, दास प्रथा आदि विषयों पर प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त हाड़ों, सोनगरों, राठौड़ों, धइयों आदि के 8वीं से 13वीं सदी के तक के कई शिलालेख है जो उस युग के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का यथार्थबोध कराते हैं। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें सबसे पहले क्या देखा था? स्मारक संबंधी साक्ष्य। अब हमने क्या देखा है? अभिलेख संबंधी साक्ष्य। ओके, तीसरा जो नेक्स्ट साक्ष्य है वो है मुद्रा संबंधी साक्ष्य। अभिलेखों की भांति सिक्के भी राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सहायक है। ये सिक्के सोने के हो सकते हैं, चांदी, तांबे और मिश्रित धातु के होते हैं, जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह जैसे त्रिशूल, छात्र, हाथी, घोड़े, चबर, पेड़, देवी देवताओं की आकृति, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि खुदे रहती है। और जो सिक्कों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, तिथि क्रम, शिल्प कौशल, आर्थिक अवस्था, राजाओं के नाम, उनकी धार्मिक रुचि आदि पर ये सिक्के प्रचुर प्रकाश डालते हैं। शासन, राज्य सीमा तथा आदान प्रदान की व्यवस्था संबंधी जानकारी भी इनसे होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों से जैसे मालव, शिव, योधे, शक आदि जनपदों के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि वे लेन देन और तोल के साधन थे। कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में द्रव एवं एला सुवर्ण और चांदी की मुद्रा के रूप में उल्लेखित मिलते हैं। इसी तरह से द्रभाद्र, ध्रुमाष्ट, विंस्पिक, अर्धविंस्पिका आदि राणकपुर, गौड़वाड़ आदि मंदिरों को दिए अनुदानों के संबंध में वर्णित है। इन सिक्कों के साथ साथ रूपक, नाणक, नाणा आदि शब्द भी मुद्राओं के वाचक है। ओके, बापा का सिक्का भी 7वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध सिक्का है, जिसका वर्णन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। अन्य राजस्थानी नरेशों के छोटे मोटे आकार के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। 9वीं शताब्दी के प्रतिहारों के सिक्के भीनमाल तथा सावर से प्राप्त हुए हैं। चौहानों के सिक्कों में अजयदेव, सोमदेव, पृथ्वीराज तृतीय आदि के सिक्के बड़े प्रसिद्ध है। अजयदेव के सिक्के पर पूर्व पृष्ठ में लक्ष्मी का चिन्ह और पृष्ठ तल पर अजयदेव खुदा हुआ है। सोमेश्वर के सिक्के पर एक तरफ बैल और दूसरी ओर उसका नाम अंकित है। 1293 ईस्वी के आसपास के फिरोजी सिक्के भी राजस्थान में प्रचलित थे, जो मारवाड़, मेवाड़ आदि के खजानों में देखे गए हैं। ओके, तो ये क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या क्या देखा है? स्मारक, अभिलेख और तीसरा है सिक्के। ओके,